मैंने अपने प्रीलिम्स के मॉक स्कोर को कैसे इम्प्रूव किया। पहले मेरे भी 32-33 मार्क्स आते थे, जिनको अब मैं काफ़ी इम्प्रूव कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा मैंने अपनी मॉक एनालिसिस और स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस किए, जिनकी वजह से मैं ये इंप्रूवमेंट अचीव कर पाया हूँ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं भाई कि क्या रीजन है जिनकी वजह से हमारे मॉक में नंबर कम आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वीक फाउंडेशन, सेकंड हो सकती है स्पीड, थर्ड एक्यूरेसी, फोर्थ क्वेश्चन सिलेक्शन एंड फिफ्थ हो जाता है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस सेंटर पर भी परेशान कर सकता है। मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना। अगर आपने एक फुल लेंथ मॉक दिया है तो आपके फर्स्ट 3 पॉइंट तो वैसे भी क्लियर होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक फुल लेंथ मॉक दिया है और उसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है, अगर आप उसको विदाउट आंसर देके लगा पा रहे हैं, 90% आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आपका फाउंडेशन बढ़िया है। अगर आपका फाउंडेशन वीक है तो उसके लिए आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी और चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, जिससे आप अपने फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है स्पीड। अगर आप 60 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं पीओ मॉक में, तब भाई आपकी स्पीड अच्छी है। अगर आप उससे कम कर पा रहे हैं तो आपको अभी स्पीड इंप्रूव करने की ज़रूरत है। मैंने अपनी स्पीड इंप्रूव की है। फॉर एग्जांपल, जैसे रीजनिंग में अगर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है, अगर मेरा ब्लड और डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो मैं उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन लगा लेता था। अगर आपको सारे क्वेश्चन लग जा रहे हैं, पजल क्वेश्चन लग जा रहा है, सारा क्वेश्चन लग जा रहा है, आपकी स्पीड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं। मैं खुद बाई रीजनिंग और कॉन्स के सेक्शनल मॉक लगा के अपने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज किया हूँ। थर्ड आ जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मोस्टली मैटर करती है इंग्लिश सब्जेक्ट में। रीजनिंग एंड कॉन्स ऐसा है, अगर आपका क्वेश्चन लग गया तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि भाई क्वेश्चन सही आंसर होगा। बहुत कम ही चांस होता है कि भाई गलत हो उसमें, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में मोस्टली लोग तुक्का मारते हैं। मैं खुद तुक्का मारता हूँ, पर मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को तुक्का मारता हूँ जहाँ पे मुझे 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है, ना कि मुझे 5 ऑप्शन में कंफ्यूजन है और मैं तुक्का मार रहा हूँ। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो मैं उसमें करता क्या हूँ भाई, जो ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चन आते हैं मेरे, वो नियरली 30% ही चांस है कि सही हो, तो मैं उन क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। या फिर जब 100% मेरा होता है कि क्वेश्चन सही होगा, तभी मैं उसको करता हूँ। और वहीं पर मैं पहले उसमें आरसी करता हूँ, उसके बाद में पैराजम्बल के क्वेश्चन करता हूँ, देन मैं अलग क्वेश्चन पे शिफ्ट होता हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे जो इंग्लिश में मेरा थोड़ा पकड़ वाला क्वेश्चन है, मैं उनको पहले करता हूँ। ठीक है, तो इससे मेरी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी हो जाती है और मैं तुक्का कम से कम मारने की कोशिश करता हूँ। थर्ड आ जाता है क्वेश्चन सिलेक्शन, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई आपको मार्क्स दिलाने में। अगर आपने गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया तो वो आपको लास्ट तक रिग्रेट दिलाएगा और पैनिक भी क्रिएट करा देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मॉक स्टार्ट किया, पर आपने जो पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया वही काफ़ी ज़्यादा टाइम ले गया, तो आपको क्या होगा, इसमें आपको बहुत पैनिक भी करेंगे। ये आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी डिफाइन करता है क्वेश्चन सिलेक्शन। अगर आपने पहला ही क्वेश्चन कोई ऐसा उठा लिया है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो आपको क्या लगेगा भाई कि यार इतना टाइम तो इसी में वेस्ट हो गया। अब क्या होगा, पूरा मॉक बेकार हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि तुम घर पे मॉक दे रहे हो तो या फिर वो लोग वहीं पे छोड़ देंगे, या फिर उसको वहीं पे सबमिट कर देंगे कि छोड़ो, दूसरा मॉक देंगे। पर आपको ये नहीं करना है, आपको यहीं से मेंटली ट्रेन करके चलना है भाई कि अगर ये चीज़ आपके साथ सेंटर पर भी हुई तो आपको ट्रेन रखना है भाई कि अगर ये क्वेश्चन हो रहा है तो आपको सबसे पहली बात उसको ईगो पे नहीं लेना है। अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट हो। आपको वो जो यहाँ पे आपने कुछ क्वेश्चंस कम किए हैं, वो आपको आगे चल के इंग्लिश और कॉन्स में रिकवर करने हैं। अगर आप वहीं पे लगे रहेंगे तो शायद उस क्वेश्चन की वजह से आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है भाई। आपको क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको अब दूसरी बात कि आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना चाहिए। जब आप मॉक को एनालाइज करेंगे तो ये आप चीज़ आपको डिसाइड करेगी। आप जब मॉक भी एनालाइज करते हैं ना, तो उसको ऐसे एनालाइज करें कि भाई मैं अभी मॉक दे ही रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप सारे क्वेश्चन एक स्पीड में एनालाइज करेंगे। जैसे आपने रीजनिंग में मान लीजिए कि कोई एक रिलेशन का कोई क्वेश्चन किया, आपने डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन किया, हो सकता है वो 2-2 मिनट में सॉल्व हो गया हो, उसमें आपकी स्पीड अच्छी है, पर आप वहीं पे कोई पजल और या सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन किया जो आपको 5 से 6 मिनट खाया हो, तो आपको ये चीज़ नोट करना पड़ेगा भाई कि इस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं इस क्वेश्चन की जगह डायरेक्शन डिस्टेंस और रिलेशन के क्वेश्चन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भाई रीजनिंग में क्वेश्चन आता नहीं है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो, वो वाला क्वेश्चन मेरा बहुत टाइम खाता है, तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़कर ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाता हूँ, जहाँ पे मैं 4 से 5 मिनट में भाई 6 क्वेश्चन कर डालता हूँ। और वहीं अगर मैं पजल्स ले रहा हूँ तो शायद वो मेरे को 5-6 मिनट खा जाए एक क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी होगी जब आप मॉक एनालाइज करते हैं। और जो 1 मार्क्स के रहते हैं क्वेश्चन, जैसे सिलॉक्स हो गए या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गई, उनको मैं लास्ट पे छोड़ के रखता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास मान लीजिए 2 से 3 मिनट बचे हैं। अब अगर आप उसमें पजल सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लगाएंगे तो हो सकता है क्वेश्चन लग जाए, पर आप उसके सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं इनको लास्ट में छोड़ के रखता हूँ। इससे क्या होता है, अगर मेरा 2 या 1 मिनट भी बचा है तो मैं उसके कुछ क्वेश्चन लगा पाऊंगा।
अगर आपके मान लीजिए लास्ट आपने स्टार्टिंग में एक मार्क्स वाले क्वेश्चन कर डाले, ये देखिए, पर आप लास्ट में क्या होगा, जब आपके पास 2 या 3 मिनट बचेगा, तो उसमें आप पजल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपका 2 या 3 मिनट जो बचा वो पूरा बेकार हो गया। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान लेके चलनी पड़ेगी कि आपको एक एक मिनट को एनालाइज करना आना चाहिए। सेकंड टाइम अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है जो गलत हो गया है या फिर जो बहुत ज़्यादा टाइम लिया, तो आपको ये चीज़ लास्ट में देखनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन स्किप करने लायक था या फिर इस क्वेश्चन को मैंने गलत तरीके से किया, इस वजह से ज़्यादा टाइम गया। तो आपको ये भी चीज़ उस टाइम नोट डाउन करनी पड़ेगी। मॉक एनालाइज करते टाइम आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई कौन सा क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है। उसके लिए कोई फॉर्मूला है, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था मैथ में, जो मैंने 1.5 से 2 मिनट लिया था, पर अगर आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करते जो कि आंसर मेरे को दिखा, तो आपको 20 से 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सेम ऐसी कई सारी गलतियां होती हैं, जैसे रीजनिंग में होती है, जब आप पजल्स या सीटिंग रेंज में लगा रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो पोजीशन दिए होते हैं जैसे कि सीईओ, असिस्टेंट या मैनेजर, तो ऐसा ऐसा कभी कभी होता है, उसमें 9 पोजीशन दिए होते हैं, पर जब हम ड्रॉ करते हैं तो कभी कभी असिस्टेंट और मैनेजर साथ में दिया होता है, जिसको हम लोग असिस्टेंट मैनेजर समझ लेते हैं और क्या करते हैं, उसकी एक पोजीशन डिसाइड करते हैं, जबकि 2 पोजीशन है। इससे होता है क्या है कि 9 लोगों को हम 8 लोगों में बिठाने की कोशिश करते हैं, फिर कभी कभी हो जाता है कि हम लोग 9 लोगों को 10 लोगों में बिठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ड्रॉ ही गलत होता है। तो भाई वो सीधी बात है, क्वेश्चन नहीं लगता और टाइम बहुत बेकार हो जाता है। आप जो गलती यहाँ पे मॉक में दे रहे हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गलती आपको सेंटर पे ना करें। ये मैं कई बार नोट डाउन करके रखता हूँ भाई कि मैंने ये गलती की है, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं मॉक देता हूँ तो ये गलती मुझसे ना हो। ऐसे ही कई सारे जो होते हैं कि शॉर्ट्स दिए हुए हैं, जो आप पे मतलब टिक्स वगैरह दी रहती है, उन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप मॉक एनालाइज करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा भाई कि इस क्वेश्चन की ये ट्रिक है, मतलब मैं इसको अगर इस ट्रिक से करूँ तो ये जल्दी हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको ये वाला क्वेश्चन बताया कि इस क्वेश्चन पे मैंने 1.5 मिनट दे दिया था, पर आपको इसको 20 से 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता अगर आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता तो। हो सकता है भाई मैंने सब कुछ इधर उधर करके बताया हो, क्योंकि मैं थोड़ा कैमरा साई हूँ और मैं खुद एक एस्पायरेंट हूँ, तो मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कैसे इंप्रूव किया। आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं भाई। आप जब मॉक एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे आपको कई सही चीज़ें नोट डाउन करके रखनी पड़ती हैं कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस का मतलब ये नहीं होता भाई कि मुझे सब्जेक्ट बहुत कम पसंद है, या स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि मुझे सब्जेक्ट पसंद है। मुझे पसंद कौन सा है, पर मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाता हूँ, ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। कॉन्ट्स में 20 क्वेश्चन भी करने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर मॉक ईजी है तो 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, वरना मैं 17, 18, 19 क्वेश्चन पे लटक जाता हूँ, जिनको मैं खुद अभी स्पीड अप कर रहा हूँ कि भाई मैं उनमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन कर पाऊँ। और जो मैं ये स्ट्रेटजी अपना रहा हूँ लिटरली भाई, ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई है। मैं इसमें खुद आपने स्टार्टिंग में देखा ही कि मैं 30 to 33 मार्क्स से पहुँच चुका हूँ, नियरली 58 मार्क्स तक। बाकी मैं खुद IBPS PO की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मैं 50 डेज चैलेंज लेके चल रहा हूँ भाई। और मैंने कई सारी और भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं कि मैंने अपनी GHS की क्लास कैसे कंप्लीट की। लास्ट ईयर मेरा IBPS PO का प्री क्लियर हो गया था, मैंने मेंस का पेपर भी दिया था, जहाँ पे मेरी कुछ गलती की वजह से मैं अपना मेंस नहीं निकाल पाया। मैंने वो भी इस लॉन्ग व्लॉग में बताया, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।